आधे घंटे का खुदा। मुगरी इलाका गैर के गांव से एक टोकरी में फल उठाए हुए गडियाली के पुल तक आती थी, जो काशिर और उसके सिपाहियों की अमलदारी में था। सेब, नाशपाती, केले या लूचे, अंगूरों के गुच्छे या सिर्फ अखरोट और मक्की के भुट्टे और छोटी छोटी खुश रंग खुबानियाँ, जिन्हें देखकर सुनहरी अशरफियों का धोखा होता था। और मुगरी इतनी खूबसूरत थी कि पुल की हिफाजत करने वाले सिपाही चंद मिनटों में इसकी टोकरी खाली कर देते थे। सबसे आखिर में काशिर आता था, और जब काशिर मुगरी के नज़दीक आता था तो सब सिपाही हट जाते थे, क्योंकि वो जानते थे। लेकिन जिस दिन मुगरी की मुखबरी पर इलाका गैर के गांव वालों ने गडियाली का पुल, जो इसकी तहवील में था, डायनामाइट से उड़ा दिया, उस दिन उसे शदीद धचका सा लगा, जैसे इसके अंदर भी कोई पुल था जो डायनामाइट से पुर्जे पुर्जे हो गया। और बाहर का पुल तो कभी न कभी फिर भी बन जाएगा, लेकिन अंदर का पुल कौन बना सकेगा। फिर से इसने वही वहशत सा होकर पुल के टुकड़ों को इन गहरे पानियों में जाता हुआ देखता रहा, जहाँ लतीफ से लतीफ जज्बे भी भारी पत्थर बनकर इसे डूब जाते कि फिर कभी ना उबर सकते। वो जानता था, मगर इसकी आंखों में आंसू ना आ सके। वो मुगरी को गाली देना चाहता था, मगर इसकी जुबान पर अल्फाज ना आ सके। वो जानता था कि हर सिपाही उस पर निगाह है, वो निगाह जो बज़ाहिर कुछ नहीं कहती, लेकिन खामोश लहजे में शिकायत करती हुई मालूम होती है। जब वो इन निगाहों की ताब ना ला सका तो अपनी राइफल लेकर गडियाली नदी में कूद पड़ा, और इसके सिपाही भौचाक होकर इसकी तरफ देखते रह गए। वो नदी पार करके गडियाली के जंगल में घुस गया। कई दिन तक वो अकेला भूखा प्यासा इस जंगल में घूमता रहा, और वो इन तमाम जगहों पर गया जहाँ पर वो मुगरी के साथ गया था, और इन जगहों पर जाकर उसने उन तमाम जज्बों को बुलाना चाहा जिन्होंने मुगरी की मौजूदगी में उसके लिए धुंधले धुंधले शफीजार तामीर किए थे। कई बार मुगरी की अदम मौजूदगी में भी वो यहाँ आया था। वो पेड़ का तना जहाँ मुगरी बैठी थी, उसके गिर्द एक खाला सा खैंचा मालूम होता था। मुगरी ना थी, फिर भी गोया झरने के पानियों में उसकी आवाज़ की रवानी घुल गई थी। हर फूल में उसके बालों की महक थी, और वो ज़मीन जहाँ वो बैठे थे वहाँ से मुगरी की सूंधी सूंधी महक आती थी। मगर आज वहाँ कुछ ना था। जज्बों के शफक जार छट गए थे। पेड़ का तना महज पेड़ का तना था, और पानी का झरना पानी के झरने की तरह बह रहा था। हर चीज़ अनजानी और अजनबी और इससे अलग अलग खड़ी थी। वो चीख मारकर सारे जंगल को जगा देना चाहता था, मगर इसका हलक बार बार घुट रहा था। इसके सारे एहसासात पर एक धुंध सी छाई हुई थी। जंगल में हर सिमत घूमते घूमते कई बार इसे ख्याल आया कि अगर वो इस धुंध को अपने नाखून से चीर दे तो शायद अंदर से मुगरी का जिंदा और असली चेहरा सही और सलामत निकल आएगा। वो मुगरी जिसे वो अपने दिल से पहचानता था, मगर धुंध किसी तरह न छटी और गहरी होती चली गई। जंगल में उसका दम घुटने लगा। पेड़ों का घेरा इसके लिए तंग होने लगा। उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे चारों तरफ से जंगल के पेड़ झुककर उस पर गिरने वाले हैं। फिर वो घबरा कर जंगल से बाहर निकला और गडियाली का जंगल तय करके उस आरजू पहाड़ी की बर्फीली चोटी की दूसरी तरफ उतर गया, जहाँ मुगरी का गांव था। कई दिनों तक वो भेस बदले हुए टो लेता रहा। किसी को उस पर शुबा न हुआ, क्योंकि इसकी शक्लो सूरत ऐसी थी जैसे इलाके के लोगों की होती है। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो उनकी ज़ुबान बखूबी बोल सकता था, इसलिए किसी को इस पर शुबा न हुआ। और वो एक दिन मौका देखकर आधी रात को मुगरी के घर के उस कमरे में घुस गया जहाँ मुगरी कमरे में अकेली सो रही थी। इसने आहट किए बगैर कुंडी अंदर से डाट दी, राइफल कंधे से उतार कर एक कोने में रखी और आहिस्ता आहिस्ता मुगरी के बिस्तर के करीब चला गया। मुगरी के करीब जाकर उसने अपना खंजर निकाला और वो खंजर हाथ में लिए देर तक खड़ा रहा और मुगरी की सांसों की पुरसुकून आवाज़ सुनता रहा। चारों तरफ घुप अंधेरा था। वो मुगरी के चेहरे को नहीं देख सकता था। इसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो एक बार मस्जिद चलाकर मुगरी का चेहरा देख ले, मगर बड़ी काविश से इसने एक अजियतनाक ख्वाहिश को अपने दिल में रोक दिया। देर तक वो खंजर लिए यूं ही खड़ा रहा
मुगरी की सांसों की बेआवाज झरने को सुनता रहा, जो अब उसके दिल की तरफ बह रहा था, और वो होले होले मुगरी के चेहरे पर झुक गया। बस एक अलविदाई बोसा और फिर खंजर। फिर झुकते झुकते इसकी सांस की रफ्तार तेज होती गई। इसके दिमाग में सनसनाती हुई गूंजें सी चारों तरफ फैलने लगीं, और इसने अपने जलते हुए होंठ, कांपते हुए होंठ मुगरी के होंठों पर रख दिए। मुगरी के जिस्म से अरताश सा पैदा हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुगरी चीख मारने को है, मगर ऐसी मजबूती से अपने होंठों से मिला रखा था कि चीख मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पहले तो मुगरी का सारा जिस्म बर्फ की तरह सर्द होने लगा, और हमेशा यूं ही होता था। उसे इससे बेशतर के बहुत रंगीन और खूबसूरत लम्हे याद आए, जब मुगरी प्यार करते करते यकलख्त उसके बाजुओं में सर्द पड़ जाती थी। कई लम्हों तक उसकी यही कैफियत रहती थी, जैसे वो दिलो जान से उसकी मुज़ाहमत कर रही है। फिर हौले हौले इसके बोसों की आंच से उसका सारा जिस्म गर्म होने लगता। हौले हौले गोया बर्फ़ पिघलने लगती, और बदन में अंगड़ाइयाँ और फिर फुर्तियाँ जगने लगती, और गरम गरम सांस की आंच की तरह पिघलने लगता, और वो बेइख्तियार होकर काशिश से लिपट जाती और अपने बाजू उसकी गर्दन में हमाइल कर देती। मुगरी के दिल के अंदर गालिबन मोहब्बत और नफ़रत का हर आन बदलता हुआ मिज़ानिया सा चलता रहता था। अपना दुश्मन समझकर इससे नफ़रत करती थी, अपना महबूब समझकर उससे मोहब्बत करती थी, और कभी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकती थी। इस वक्त भी यही हुआ। मुगरी का सर पड़ा हुआ खौफज़दा और अपने आप में अकेला जिस्म धीरे धीरे लू देने लगा, जैसे अंग अंग से रोशनी फूट निकले। ऐसी रोशनी जिसे आंखें नहीं देख सकती, सिर्फ हाथ महसूस कर सकते हैं। मुगरी ने यकीनन उस बोसे को पहचान लिया था। खूबसूरत पुरखतर जिंदगी बसर करने वाली औरत की जिंदगी में बहुत से बोसे आते हैं, दीमक की तरह चाट जाने वाले बोसे, जोंक की तरह चिमट जाने वाले बोसे, रूखे सूखे पापड़ नमा बोसे, गोया होंठों पर कीड़े चल रहे हों, शर्माए हुए, सहमे हुए बोसे, और खौफज़दा, कमज़ोर और बीमार बोसे, और सेहतमंद शरीर बोसे। मुगरी ऐसी खूबसूरत औरत को हर किस्म के बोसों से वास्ता पड़ता था, मगर वो ये जानती थी कि कौन सा बोसा ऐसा होता है जो दिल पर दस्तक देता है। सिर्फ उसी दस्तक के जवाब में वो बोसे के जवाब में बोसा देती है, वरना सिर्फ होंठ पेश करती है। मगर इस बार मुगरी सिर्फ चंद लम्हों के लिए बर्फ की तरह ठरठरी रही। फिर इसने अपने ऊपर झुके हुए होंठों के लम्स को पहचान लिया, और पहचान कर भी गोया वो चंद लम्हों के लिए वहशतज़दा और ठरठरी सी रही, वो इससे दूर होती गई।